Hello to one and all. Let us discuss few more questions on inverse trigonometry. If you see a first question on the screen, it is given that greatest integer of this particular function is equal to 1, right? Then find the value of x. x की क्या रेंज हो सकती है? बेसिकली रेंज की बात करें, x कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू तो आएगी नहीं, ठीक है ना? आएगी क्यों नहीं? क्योंकि रेंज में ये 1 देगा. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा. हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ये आपको हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है. और सबसे पहले देखता है कि ये x किस इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, और जिन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा होता है ये उसका प्रीवियस इंटीजर देता है. और इंटीजर जो हो, अगर इंटीजर ही होगा x, तो वो वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी. यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास x -1 से लेके 0 के बीच में आ रहा है तो ये आपका आंसर -1 ही देता है ना. और इफ़ x लाइज बिटवीन 0 to 1 इट गिव्स यू 0. इफ़ x लाइज बिटवीन 1 to 2 इट गिव्स यू 1. और चलती रहती है ऐसे सीरीज. यानी ये देखता है कि किन दो नंबर के बीच में आ रही है वैल्यूज़, जो वैल्यू जिस भी इंटीजर के बीच में आती है उसकी लोअर वैल्यू देता है. यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नंबर यहाँ पे x यहाँ है और हमें उसका नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो आपको प्रीवियस इंटीजर देगा, राइट? हमेशा प्रीवियस. तो ये हमने पढ़ा हुआ है. तो उसी लॉजिक से अगर मैं इसको x मान लूँ तो हमें क्या दिख रहा है कि इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है. तो किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन 1 कब आएगा? 1 कब आएगा? जब वो नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा. यानी ये नंबर हमारा 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, राइट? तो इसी कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे. यानी ये हमारे पास 1 से लेके 2 के बीच में है, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में वैल्यू दी हुई है. यानी हम कह सकते हैं कि जो साइन होगा, साइन इनवर्स, देन कॉस इनवर्स, देन साइन इनवर्स, एंड देन टैन इनवर्स ऑफ x, इट मस्ट लाई बिटवीन 1 to 2, राइट? बट एक प्रॉब्लम है कि साइन इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है. और π/2 का मतलब होता है, पाई मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3.14, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.57. यानी 2 तक तो लाई ही नहीं करेगा. यानी हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स, देन कॉस इनवर्स, देन साइन इनवर्स, देन टैन इनवर्स जो होगा ये 1 से लेके π/2 तक ही जा पाएगा, ठीक है ना? 2 तो पूछेगा ही नहीं. अब हम पहले ये साइन हटा देते हैं, राइट? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे 3 टाइप के फंक्शन आ रहे हैं: साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स. तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें देखना होता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको मैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब जिसका ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या करते हैं कि अगर दो वैल्यू, मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जो अपवर्ड ही जाता रहे, टर्न ही ना ले, ऊपर जाता रहे. तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर दो वैल्यूज़ हैं x1 और x2, x1 x2 से लेस है तो x1 पे भी लेस वैल्यू होगी और x2 पे ज़्यादा वैल्यू होगी, तभी तो ग्राफ ऊपर जाएगा. यानी इंक्रीजिंग फंक्शन में स्मॉल वैल्यू पे फंक्शन की स्मॉल वैल्यू आती है और लार्ज वैल्यू ऑफ x पे लार्ज वैल्यू होती है. अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता मतलब ग्राफ नीचे आ रहा होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं आप कि अगर x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू, इस x1 पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी है x2 से फंक्शन पे, है ना? और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो x1 पे स्मॉल वैल्यू होती एज कम्पेयर टू वैल्यू फंक्शन एंड x2. यानी ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन में आप ध्यान रखेंगे कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो वैल्यू फंक्शन की होगी अगर x1 और x2 पे, उसी को x1 x2 फॉलो करेंगे, यानी सेम एरो फॉलो करेंगे, राइट? एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है? अब बात करते हैं कि अगर साइन इनवर्स और टैन इनवर्स और कॉस इनवर्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे ना, तो मैंने ग्राफ बनाया है, तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो रेड से डिनोट किया है. यानी ये देखिए ये अपवर्ड जा रहा है, यानी -π/2 से π/2 तक ही ग्राफ ऊपर जाता है. और कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ होता है
वो डाउनवर्ड जाता है, यानी कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इस कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे, राइट। कैसे लेंगे देखते जरा। तो क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जैसे फंक्शन बिहेव करते हैं वैसे ही एक्स बिहेव करेंगे, यानी वन, अगर ये फंक्शन 1 से π/2 के बीच में है तो हम ये कहेंगे साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा sin 1, यानी क्या निकाला है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो। ये इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड से साइन अप्लाई किया तो साइन ऑफ 1 हो गया, यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, मीन्स इनवर्स की डेफिनेशन से, और यहाँ आ गया sin π/2 1। अब हमें कॉस हटाना है, बट कॉस तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन कॉस हम दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसको देखते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब क्या, ये वाली इनइक्वालिटी नहीं आएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा, अब मैं जब कॉस हटाऊंगा तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ sin 1, इनइक्वालिटी विल चेंज, अब ये मोर देन इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स tan इनवर्स x, और इधर भी आ जाएगा cos 1, राइट। अब साइन और tan तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्टली हटा देते हैं हम इसको। कैसे हटाएंगे डायरेक्ट, एक बार देखते जरा, यहीं पे लिख देता हूँ ऊपर। तो जब हम साइन हटाएंगे, दोनों साइड साइन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ 1, इनइक्वालिटी सेम रहेगी अब, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x, और इधर आ जाएगा साइन ऑफ cos 1। अब tan भी रिमूव करते हैं, तो दोनों साइड tan अप्लाई कर देते हैं, तो फाइनली हमारे पास x जो आ जाएगा वो लाई करेगा tan ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ साइन ऑफ 1 से लेके tan ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ 1, यानी हमारे पास जो x की रेंज हो गई, x की रेंज हो गई, जो हमसे पूछा था कि x कहाँ लाई करेगा, तो हम कहेंगे x लाई करेगा, x बिलोंग्स टू, क्योंकि इससे बड़ा होगा तो x बिलोंग्स टू tan ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ 1, कॉमा tan ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ साइन ऑफ 1। तो ये हमारी x की रेंज होगी। तो एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये, तो ये भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ सकता है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k। तो इस कंसेप्ट को मैं बार बार कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 रेडियंस क्या होगा बेसिकली। तो हमें बेसिकली देखना होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो तो होती है -π/2 से π/2। तो अगर इसके बीच में होता तो साइन वर्सेस साइन थीटा तो थीटा हो जाता है, बट 4 तो इसके बीच में नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि -π/2 का मतलब है 1.57 से लेके 1.57, तो बेसिकली हमें एंगल्स को इसके बीच में लाना होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14। तो पाई के से डिफरेंस लेके हमें देखना होता है कि इसका नंबर पाई से डिफरेंस ले, 2 पाई से ले, 3 पाई से ले, ऐसे हमें डिफरेंस लेना होता है कि डिफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो रिड्यूस करके एंगल सम कम हो जाए और इस इंटरवल में आ जाए। अगर सम लेंगे तो और बढ़ जाएगा ना। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे पाई माइनस अगर मैं 4 करता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी -0.86, यानी ये इसके बीच में लाई करेगा, यानी हम इसको एक कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हमें देखना होता है, बाई चांस नहीं करता फिर मैं 2 पाई से चेक करता, फिर भी नहीं करता मैं 3 पाई से चेक करता, ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन लूँगा ऐसा। तो हम क्या देख रहे हैं, पाई -4 की जो वैल्यू आ रही है वो इस इंटरवल में आ रही है, तो यानी इसको बना सकता है। तो हम इसको लिखेंगे साइन पाई -4, साइन पाई माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो यानी मैंने क्या किया, साइन ऑफ पाई -4 को लिख दिया साइन 4। अब मुझे साइन इनवर्स चाहिए, तो साइन इनवर्स और साइन 4 को क्या ले सकता हूँ मैं, साइन 4 की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा साइन पाई -4, और क्योंकि पाई -4 जो है वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है, इसलिए साइन इनवर्स हट जाएंगे, रिमूव हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई -4, यानी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू पाई -4 आएगी, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते जरा। हमारे पास आंसर आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और इसकी वैल्यू होती पाई माइनस 4, राइट। तो अब हमें बताना था ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, बेसिकली किस के की वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, हमें ये बताना था। तो हम ये कहेंगे, अब मैं इसका ना परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास 4 माइनस पाई। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर इज मोर देन 4 माइनस पाई प्लस के स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x माइनस के का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर प्लस 4 माइनस पाई। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप? एक बार देख लीजिए क्या हुआ। हमें यहाँ पे पूछा गया था किस के की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने इसको पहले साइन इनवर्स साइन 4 लिख दिया, राइट। और फिर उसके बाद देखा कि ये हमारे पास किसके बीच में आएगा, राइट। तो पाई माइनस 4 की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे पुट की और ये बन गया। अब हमें देखना है कि ये रूट जो है कब बड़ा होगा, राइट। अच्छा, एक चीज़ आपने और की होगी, अब हमें इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, क्योंकि हमसे बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट मोर देन 0 आ रहा है। तो अगर आपने पढ़ा हो कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यूज़ नीचे कब होती हैं, बेसिकली हम इस रीजन को देखते हैं। अगर इक्वल टू 0 होता है तो हम देखते हैं वो टच कब करेगा, इक्वल रूट्स आते हैं। बट अगर मोर देन 0 है तो इसका मतलब होता है उसका ग्राफ ऊपर बनेगा, यानी टच ही नहीं करेगा, यानी इसके रियल रूट्स ही नहीं आएंगे। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं आने चाहिए, यानी डी लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका डी कैसे निकालेंगे आप, आपको फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसको उसी वे में लेके जा रहा था कि इसके रियल रूट्स नहीं होने चाहिए, मतलब हम कह सकते थे ये नेगेटिव होना चाहिए। तो वो यहाँ से भी आ जाएगा। कैसे आएगा कि बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4 AC यानी पाई माइनस 4 0 से लेस कब होगा ये देखना हमें। तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर माइनस 4 पाई माइनस 4 लेस देन 0। अब हमें देखना है 0 कब होगा। तो एक चीज़ नोट करो आप, के स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, रियल के नंबर की बात करें, और पाई माइनस 4 नेगेटिव होता है, बट क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ना, अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ और बाहर ले जाऊँ तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस पाई। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि 4 पाई से बड़ा हो गया, यानी ये नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा, के की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसको नेगेटिव बनाए, यानी इसका मतलब के की कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए बड़ा हो 0 से। तो हमसे पूछा गया था कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के बताओ। तो हम कहेंगे इसमें जो के होगा दैट बिलोंग्स टू नल सेट होगा। नल सेट मतलब कोई भी के की वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, राइट। अगर ये लेस देन 0 होता तो फिर हम लेस देन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि के की क्या क्या वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे के बिलोंग्स टू नल सेट एंड इन नो वैल्यू ऑफ के सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे हमारे को 2 इक्वेशन दे रखी है और हमें इनको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। n क्या होगा, राइट। तो n की क्या क्या वैल्यू सकती है, और n नेचुरल नंबर है, याद रखना आपने। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ और मैं ऐड करता हूँ तो क्या क्या मिलेगा। अगर ऐड करूँगा तो ये टर्म कट जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू n पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, और वो क्योंकि 2 होगा तो मैं उसको नीचे ले आया, ठीक है। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तब ये कट जाएगा। तो 2 cos इनवर्स ऑफ x जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 और हाफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक बात।
अब एक चीज़ नोट करिए कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो तो हमारी होती है -1 से 1, ऐसी कॉस की भी रेंज होती है -1 से 1। अब हमें देखना है कि ये कहाँ लाई करेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स केवल की जो आपको याद हो एक बार, साइन थीटा की जो रेंज होती है इनवर्स की वो -π/2 से π/2 होती है, राइट। तो उसी की हम बात करेंगे। और डोमेन जो होता है -1 से 1 होता है, राइट। तो हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे कैसे वो एक बार देखते हैं। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ साइन का स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पर नेगेटिव वाली कट जाएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा और π²/4 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारा 0 से π²/4 के बीच में लाई करना चाहिए। तो हम लिखते हैं इस रिजल्ट को, राइट। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे n π², मैं इसको एलसीएम भी ले लेता हूँ, n π² + π² बाय 16 × 2। ये लाई करना चाहिए 0 से लेके π/2 के बीच में, और उसका स्क्वायर है तो π²/4 के बीच में लाई करना चाहिए, राइट। एक बार देख लेते हैं दोबारा। मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4n π² + π² / 16 × 2, और ये लाई करना चाहिए 0 से π²/4 के बीच में, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, π² कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज लेस देन 4n + 1, और इस 32 तो जाएगा तो ये आ जाएगा 8। यानी यहाँ से हमारे पास n की रेंज आ गई। पहले 1 को माइनस करेंगे तो -1, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास n -1/4 से 7/4 के बीच में लाई करेगा। यानी n जो लाई करेगा वो -0.25 से लेके 1.375 तक लाई करेगा। अब n तो नेचुरल नंबर, तो यहीं से हमें एक मिल रही है वैल्यू कि इसके पीछे तो एक ही नेचुरल वैल्यू आती है 1, यानी n की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करेगी 1। अब हमें दूसरी भी कंडीशन देखनी है कि दूसरी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके। तो दूसरा कंडीशन क्या था हमारा कि ये जो है cos इनवर्स x, ये भी तो हमारा -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगा, राइट। तो जब n को 1 पुट करेंगे, यहाँ पे n को 1 पुट कर लेते तो क्या आ जाएगा, इसको n को 1 पुट करते हैं तो 4π² - π² / 32, यह आ जाएगा 3π² / 80, 3π² / 32। ऑब्वियसली ये उस रेंज में आ रहा है 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि पाई का मल्टीपल लें तो ये बन रहा है 3π/32π, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो 1 पाई से लेस होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 3π/32 1 पाई से लेस है, यानी ये उस रेंज में आ रहा है, यानी n1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो n की a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। तो हमसे n पूछा गया था, फाइंड n विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो हम कह देंगे कि n की वैल्यू हो जाएगी 1, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक बार इसको देख लीजिए, अब इसको समझ में आया आपको ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन तो इजी है, ये मैं कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास 2n साइन ऐड हो रहे हैं, यानी इसका तरह से हम ये कह सकते हैं साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2, बड़े सारे ऐड होके कितने आ रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ 2n तक। और यहाँ पे हम इस n पाई को लिख सकते हैं 2n × π/2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो सेम लॉजिक देख रहे हैं कि 2n टाइम्स साइन ऐड हो रहा है और उतनी टाइम्स π/2 आ रहा है। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन अभी भी किया और पहले भी ट्यूटर में किया कि ये तभी पॉसिबल होगा जब हर एक वैल्यू π/2 के इक्वल होगी। तो साइन इनवर्स ऑफ x1 π/2 है तो x1 आ जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 होता है 1। यानी ये केस में हमारे जितनी भी वैल्यू हैं x1 x2 x3 सारे क्या आ जाएंगे, सब आ जाएंगे 1। और हमसे पूछा गया था कि उन सब का समेशन निकालो x का। तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि 1 का समेशन निकालना है, 1 को हमें ऐड करना है कितनी बार, 1 से लेकर 2n तक, यानी 1 को ऐड करना है 2n टाइम्स। तो हमें पता है 1 को जितनी बार ऐड करते हैं उतने ही नंबर आते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2n। सेम लॉजिक यहाँ है कि cos ऑफ x1 को हम ऐड कर रहे हैं 10 टाइम्स तो 0 आ रहा है,
अब आपको पता है कॉस की जो रेंज होती है वो तो होती है 0 से पाई, यानी सारे आंसर पॉजिटिव आते हैं। अब सारे आंसर पॉजिटिव आते हैं तो दो नंबर का सम 0 इक्वल कब होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे 10 भी जा सकता है। दो नंबर का सम 0 तब होता है जब दोनों 0 हों या फिर एक दूसरे का नेगेटिव हो। अब नेगेटिव वाली कंटेंशन जो हमारी ऑप्शन थी वो तो आउट ऑफ कंटेंशन हो गई, हम सोच भी नहीं सकते उसको, क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं, सारे आंसर पॉजिटिव है ना। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगी, सारे 0 होंगे। यानी उसी लॉजिक को अगर यहाँ कवर करेंगे, सारे कॉस इनवर्स एक्स का सम 0 आ रहा है और कोई नेगेटिव नहीं होता ताकि वो कट कर सके, तो इसका मतलब क्या, सारे 0 होंगे। यानी कॉस इनवर्स x1 भी 0 होगा। तो कॉस इनवर्स x1 अगर 0 होगा तो कॉस उधर चला जाएगा। तो कॉस 0 कब होता है? कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। पढ़ा होगा आपने, कॉस 0 1 होता है, तो यानी x1 भी 1 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात? कि कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा। और कॉस इनवर्स 0 कब होता है? जब हमारे पास x1 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, मुझे 1 को ऐड करना है 10 टाइम्स, तो क्योंकि सारी वैल्यू हमारे पास 1 1 1 आ जाएगी, तो 1 को ऐड करना है 10 टाइम्स, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 10, राइट? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखते क्या है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू दी हुई है और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, राइट? तो फिर से वही लॉजिक, 20 को कैसे सॉल्व करें? तो कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, यानी 3.14। तो हम कौन सा मल्टीपल लाएं कि 20 उसकी रेंज में आ जाए? तो देखते हैं एक बार। अगर मैं 5 पाई करता हूँ तो 5 पाई आता है मेरे पास 5 × 3.14, यह आ जाएगा 15.7। अभी भी बहुत बड़ा। 6 पाई करते हैं, 6 पाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 18 + 8 4। और 7 पाई करते हैं तो आपका आंसर आता है, इसको 7 टाइम्स करेंगे तो इसमें एक और जोड़ देते हैं, 3.14 ऐड कर देते हैं, तो 21.98 आ जाएगा। तो कौन सी वैल्यू इसके पास है? तो हम कोई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि 6 पाई - 20 करने पे जो आ रहा है ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ। यानी मैं 20 - 6 पाई देखता हूँ क्या आएगा। 20 - 6 पाई जो आएगा वो आ जाएगा 20 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.16। कॉस की रेंज में आ रहा है 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 0 से 3.14। तो हमें पता है कि कॉस 6 पाई - 20 जो होता है, 6 पाई का मतलब हो गया बेटा 0 से 2 पाई, 0 से 4 पाई और 0 से 6 पाई। माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस 20 आ जाएगा। अब मैं कॉस 6 पाई - 20 करूँ या कॉस 20 - 6 पाई करो, सेम बात है, क्योंकि कॉस - थीटा कॉस थीटा रहता है। यानी इस कॉस 20 को जाके लिख दूंगा मैं कॉस 20 - 6 पाई, और कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 - 6 पाई। तो ए की वैल्यू आ गई 20 - 6 पाई। उसी लॉजिक से बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। बी क्या आएगा, 30 है, तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 पाई, 31.4। ठीक है, तो ऑब्वियसली 31.4 जो है 10 पाई, उसमें से 30 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.4, जो उस रेंज में आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 पाई - 30। और 10 पाई - 30 जो होगा, फिर से वही यहाँ से इवन मल्टीपल 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई करेंगे तो यहाँ गए, माइनस करेंगे फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 पाई - 30। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट? तो ए की वैल्यू आई हमारे पास और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 पाई - 30, और इसकी वैल्यू क्या आई थी ए की 20 - 6 पाई। और सी जो है वो है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी। अब ए प्लस बी करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई - 10। देख लीजिए इनको ऐड करके, है ना, 4 पाई - 10 आ जाएगा। अब 4 पाई - 10 अगर आ जाएगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा सी की वैल्यू। अब 4 पाई - 10 का मतलब है हमारे पास कि ये आ जाएगा 0, 2 पाई माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास
नेगेटिव में साइन, क्योंकि इसको क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, तो उस नेगेटिव को हम बाहर ले जाएंगे, या फिर हम इसको 4 - 10 की जगह 10 - 4 भी कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू 4 - 10 हमारे पास, अब हमें चेक करना है कि हमारे इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही। एक बार चेक कर लो आप, क्यों तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आंसर आएगा। 4 - 10 4 पाई को हमें चेक करना पड़ेगा, 4 × 3.14 यहाँ गया 12.56 -10, तो 2.56 तो आ नहीं रहा उस रेंज में, क्योंकि साइन की रेंज 1.57 होती है, यानी इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको रिड्यूस कैसे करें, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले ना आपको आसानी के लिए मैं इसको साइन 10 बना देता हूँ, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो ये अभी तक ये था, तो नेगेटिव बाहर आ गया, तो ये आ गया। अब 10 को मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, तो 10 को लिख सकते हैं ना साइन इनवर्स 3 पाई - 10 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 का पाई का मतलब हो जाएगा 3 × 1.14 यानी 9.42 - 10, ये लाई कर रहा है, तो हम लिख देते हैं इसको साइन 3 पाई - 10 सेटिस्फाई कर रहा है। साइन 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई क्या होगा, 0 से 2 पाई, 3 पाई माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, तो साइन से साइन हट जाएगा, तो हमारे पास आंसर रहेगा 3 पाई - 10, यानी एक तरह से आ गया 10 - 3 पाई। आप इन क्वेश्चन को ग्राफ से भी कर सकते हैं, अगर आपको ग्राफ में कंफर्टेबल हो। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो मैं सब कुछ क्यों किया, मैंने ए बी सी क्यों निकाला, मैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकता था, बट मुझे ना a + b + c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो a + b + c क्या आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे, तो इसको जब ऐड करोगे तो आप देखोगे 10 और 20 30 - 30 कट जाएगा, और 10 में से 9 पाई 6 पाई और 3 पाई आएंगे 9 पाई, तो पाई आ गया। बेसिकली हम कह रहे हैं कि a + b + c की वैल्यू जो है वो पाई आ गई, और आपसे पूछा गया cos स्क्वायर a + b + cx प्लस साइन 2 टाइम्स a + b + cx की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये पाई है, तो हमारे पास एक तरह से आ रहा है cos स्क्वायर πx प्लस साइन 2 πx की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेम एंगल बना देता हूँ। तो cos स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। तो एक तरह से हमारे पास आ गया हाफ cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप नोट कर रहे होंगे कि हम ये क्यों निकाला हमने a + b + c, हम ना भी निकाल देते तब भी चलता था, इसको थीटा मान लेता और तब कर देता, कर सकते थे बेटा, बट a b c को किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश की, इसलिए मैंने ऐसा किया। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैक्स वैल्यू पूछी, नहीं तो आपसे ना ये क्वेश्चन a + b + c की वैल्यू भी पूछ सकते थे, तो उस कंसेप्ट को बताने के लिए मैंने ये किया, राइट। अब आपको पता है ऐसे एक्सप्रेशन में हम मैक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनी वैल्यू। अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना तो कैसे निकालते हैं, तो हम उसको डिवाइड करते हैं √a² + b² से। तो हमें एक, आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि a sin x प्लस b cos x हमेशा लाई करता है √a² + b² से माइनस √a² + b² तक, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास a² + b² होती है। तो उसी लॉजिक से a यहाँ पे हाफ है, b यहाँ पे 1 है, तो इस वाले पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रूट में 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 + 1, रूट में 5/4 यानी √5/2, और क्योंकि हाफ ऐड हो रहा है तो हाफ ऐड कर देंगे, यानी इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी √5 + 1/2। तो हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो आप कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी √5 + 1/2, राइट। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इन दो कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की कोशिश की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, तो इनकी प्रैक्टिस करिए और अपने डाउट्स पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।